प्रधान जी, जो सीन बन रहा है पूरे देश में वो अचानक चेंज हुआ। मतलब अगर आप बिहार वाला मूवमेंट छोड़ दें तो उससे पहले तो लोग बिल्कुल हताश से हो गए, जो मान रहे थे कि जब तक मोदी है तब तक सत्ता दूर है। लेकिन बिहार के बाद विपक्ष थोड़ा एकजुट, थोड़ा करंट आया है विपक्ष में। आपको क्या लग रहा है कौन विपक्ष का ऐसा नेता होता है जो जोड़ सकता है, और कांग्रेस क्या अपने युवराज के अलावा किसी और नेता के नेतृत्व में उसके पीछे आने को तैयार होगी? और नहीं होगी तो 2024 में मोदी जी के मुकाबले में विपक्ष का क्या रूप आप नजर आता है आपको? क्या सोचते हैं आप? संजय जी, ये जो उम्मीद जिसकी आप बात कर रहे हैं ये सिर्फ विपक्ष में ही नहीं है, उस जमात में भी है, उस पब्लिक में भी है जो नरेंद्र मोदी की नीतियों से बहुत प्रताड़ित है। वो लोग भी उम्मीद से अब इस करवट को देख रहे हैं और उन्हें लग रहा है कि बिहार से एक नए राजनीतिक सूर्य का उदय होगा। और निश्चित रूप से उसमें जो नीतीश की भूमिका है, खुद तेजस्वी ने संभवतः कल इस बात को कहा है कि नीतीश प्रधानमंत्री पद के अच्छे दावेदार हो सकते हैं। तो एक तरह से घोड़े खोल दिए हैं नीतीश ने, या बिहार से वो चीज अब चल निकली है जो दिल्ली की तरफ जाती है। अब उसमें सफलता कितनी मिलती है और किसको मिलती है ये कहना अभी थोड़ा मुश्किल है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि नीतीश के बरक्स कांग्रेस पार्टी की जो अपनी भूमिका है, और कांग्रेस पार्टी के पास सीटें भले ही इस समय केवल 52 हो, लेकिन जो उसकी पैन इंडिया उपस्थिति है उसको आप खारिज नहीं कर सकते। पिछले चुनाव में उसे 19.5% वोट मिले थे, तकरीबन 12 करोड़। तो ये 12 करोड़ 19.5% वोट वो अपने आप में एक बड़ी तस्वीर को दिखाता है। हाँ, ये जरूर है कि जहां पे भारतीय जनता पार्टी मजबूत है, और खास करके उस हिंदी पट्टी में जिसको कुछ लेखक गोबर पट्टी भी कहते हैं, तो उस गोबर पट्टी में जहां हिंदुत्व की राजनीति अपने चरम पर है, वहां कांग्रेस को एक तरह से मात मिली है, वहां पे उनकी विशेष भूमिका नहीं है। यहीं से वो संभावनाएं पैदा होती हैं कि बिहार से कौन निकल करके आएगा। उत्तर प्रदेश में हम अखिलेश यादव और मायावती की तरफ देख रहे हैं, बंगाल से ममता बनर्जी आती हैं, ऐसे ही तमाम और राज्यों से तस्वीर निकल करके सामने आती है। अब इस विपक्ष में एका होगा और किस आधार पर होगा और नेतृत्वकर्ता कौन होगा, इसको तय करने में मैं बुनियादी तौर पर दो चीजें देखता हूं। पहली बात तो यह है कि इसका वैचारिक आधार कुछ होगा कि नहीं होगा। जिस आइडिया ऑफ इंडिया की बात हम लोग करते हैं लगातार, वो गांधी अंबेडकर से होते हुए वो नेहरू के यहाँ जो आइडिया ऑफ इंडिया बनता है, जिसमें समाजवाद है, जिसमें धर्मनिरपेक्षता है, जिसमें सामाजिक न्याय है, इस आइडिया ऑफ इंडिया के बरक्स आज सीधे तौर पर आइडिया ऑफ हिंदू की बात होती है। और केजरीवाल के बारे में जो बात हुई, वो प्रोफेसर सुधांशु कुमार जी से मैं सहमत हूं इस बात पर कि केजरीवाल वैचारिक रूप से संघ और बीजेपी के साथ ही खड़े हुए। और अगर आज तथाकथित गोदी मीडिया में ये कराने की कोशिश हो रही है, तो दरअसल है वही कि तुम ना सही तो ये सही। माने गेंद हमारे पाले में होनी चाहिए। जो वैचारिकता है, जो राष्ट्र बनने की जो प्रक्रिया है, वो इस आइडियोलॉजी से होकर के जाएगी जिसमें केजरीवाल भी फिट होते हैं, क्योंकि वो यूथ फॉर इक्वलिटी के मार्फत आरक्षण के खिलाफ खड़े हुए थे। उन्होंने जय श्री राम के बरक्स सीधे जय बजरंगबली शुरू किया। अयोध्या भी वो चल करके जाते हैं, और सीए एनआरसी में जिस दिल्ली में उनकी सत्ता है, वो लगातार खामोश बने रहते हैं। तो सांप्रदायिकता के खिलाफ उनका क्या एजेंडा है ये सबको मालूम। और दूसरा, जिस भ्रष्टाचार के मुक्त होने का संकल्प लेकर के वो आए थे, आज क्या हो रहा है? वो जन लोकपाल कहां है? तो केजरीवाल की जो पॉलिटिक्स है वो पूरे तरीके से बेपर्दा हो गई। और इसलिए मुझे लगता है कि अगर विपक्ष का कोई वैचारिक आधार बनेगा तो उसमें केजरीवाल फिट नहीं होते। अब ये है राहुल गांधी हो, नीतीश कुमार हो, और ममता बनर्जी से लेकर के शरद
पवार, ढेर सारे नाम हैं। अब इसमें एक नाम पर मुझे लगता है कि सहमति पहले नहीं होनी। पहले जो चुनाव होगा वो अलग अलग प्रांतों में कौन पार्टी मुकाबले में है वो होगा, और अगर मोदी हारते हैं, बीजेपी हारती है, तो कहीं फिर बात आएगी कि विपक्ष की एकता कैसे हो और उसमें पीएम कौन हो। मुझे लगता है कि नीतीश कुमार के पाले में गेंद है। सिर्फ इसके लिए नहीं, हो सकता है कि वो पीएम के कैंडिडेट न हो, लेकिन एक और चर्चा पिछले दिनों चली थी जब ये कहा जा रहा था कि नरेंद्र मोदी शायद उनको राष्ट्रपति बना सकते हैं। तो नीतीश कुमार के पाले में गेंद है, या तो वो पीएम हो सकते हैं या फिर वो राष्ट्रपति के सबसे पसंदीदा कैंडिडेट भी हो सकते हैं आने वाले समय में। तो ये यहाँ बिहार से जहां से घोड़े खोले गए हैं वहां तो बिल्कुल निश्चित रूप से दिखाई पड़ता है। रविकांत तो इसलिए अभी कहना बहुत मुश्किल है। जी रविकांत जी, एक सवाल है मेरा आपसे। केजरीवाल की हम आंशिक हम लोग आरोप लगा रहे हैं कि वो संघ के करीबी दिखती है उनकी मानसिकता, बीजेपी के करीब दिखती है उनकी मानसिकता, लेकिन जो नीतीश कुमार लगातार बीजेपी के संग सरकार बनाते रहे हैं, खड़े होते रहे हैं, हम उनको तो विपक्ष का नेता मान ले रहे हैं, और जो केजरीवाल लगातार सीबीआई और ईडी के निशाने पे हमला कर रहे हैं उसको हम मानने को तैयार नहीं है। तो ये तो कोई जाति नहीं है केजरीवाल के साथ। नहीं, आप बिल्कुल कह सकते हैं कि इंटरप्रिटेशन है अपना अपना। नीतीश कुमार के लिए एक ये भी बात कही जाती है कि बिहार में अगर किसी ने भारतीय जनता पार्टी को रोका है तो वो नीतीश कुमार है, चाहे वो गठबंधन में साथ गए हो या उनके बरक्स खड़े रहे हो। आज भी भारतीय जनता पार्टी वहां खुद से खड़ी नहीं हो सकती है। और आप देखिए कि जहां खरीद करके, जहां पूरी महाराष्ट्र से आप धनंजय जी बैठे हुए हैं, विवेक जी हैं, जहां पूरी सरकार धराशायी कर दी गई, वहां बिहार में नहीं हो सकता था क्या? लेकिन ये नीतीश कुमार ने नहीं होने दिया। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है एजेंडा। इसीलिए मैं वैचारिक आधार की बात कर रहा हूं। नीतीश कुमार का एजेंडा बहुत क्लियर रहा है। नीतीश कुमार ने कभी धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ उस तरह की राजनीति नहीं की। वो बीजेपी के साथ रहते हुए भी मुस्लिम वोट प्राप्त करते, महादलित और महापिछड़े के एजेंडे को वो सामने लेकर के आते हैं उसी बिहार में। तो जो सोशलिस्ट एक बैकग्राउंड से वो आए हैं, उसमें राजनीति में थोड़ा बहुत हेरफेर होता है। उसके साथ वो लगातार अपने उस वैचारिक जमीन से जुड़े रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बिल्कुल उसी से जुड़े रहे, लेकिन उनका वो वैचारिक आधार आज भी बचा हुआ है। और केजरीवाल जब जहां सीधे, अब जो आप देख ही रहे हैं, जय बजरंगबली से होते होते कहां तक पहुंच गए हैं, वो भ्रष्टाचार की तो बात ही गायब हो गई है। केजरीवाल ने भी हरी टोपी पहनी है, कई बार रोजा अफ्तार किया है। आप उनकी बातें क्यों नहीं करते हैं आप? नहीं, रोजा इफ्तार में पहन लेना वो अलग बात। सीए एनआरसी में इतने दिन आंदोलन चला और वो आदमी अपने आप को बचाए रखा। सबसे बड़ी बात ये है कि जिस समय संकट हो, संकट के काल में आपकी आइडियोलॉजी समझ में आती है कि आप कहां खड़े। आज बिल्किस बानो पर केजरीवाल का क्या स्टैंड है? राहुल गांधी की राजनीति से, राहुल गांधी के और उससे हम सहमत असहमत हो सकते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी अगर बिल्किस बानो के साथ खड़ी हुई है तो मुझे लगता है कि वो अभी आइडिया ऑफ इंडिया के साथ खड़े हुए। हालांकि राहुल गांधी भी कम नौटंकी नहीं कर रहे, अगर आप देखिए वो सारी चीजें कर रहे हैं, लेकिन वो जो सेकुलरिज्म का एजेंडा है उस पर वो आज भी कायम है। इसको लेकर के हम कांग्रेस पार्टी की प्रशंसा करते हैं, कर सकते हैं। तो इसलिए केजरीवाल से कोई तुलना नहीं हो सकती है कांग्रेस पार्टी की। क्या स्टैंड है अभी तक उनका इस पर, सीए एनआरसी पर उनका क्या स्टैंड है? जहां आप मुझे नहीं लगता कि केजरीवाल में कोई धर्मनिरपेक्ष सोच है या कोई सामाजिक न्याय का कोई एजेंडा उनके पास। अब वो करने के लिए दबाव में तो उन्होंने पंजाब में भी कर दिया। जो आदमी गांधी की फोटो लेकर के चित्र पर माला फूल चढ़ा करके जिसने अपनी पॉलिटिक्स को विश्वसनीयता दिलाई हो, वो पंजाब में गांधी जी की फोटो को छोड़ देता है। क्यों छोड़ते हैं? क्या कारण? अपनी जो विश्वसनीयता है। अच्छा रविकांत जी, इसके पीछे क्या कारण है? गांधी को पंजाब में छोड़ने के पीछे क्या कारण है? वो इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि आरएसएस के नजदीक दिखाई पड़ते। तो क्या सीधा उसका जवाब है।
नहीं सुनिए रविकांत जी, तो क्या आरएसएस ने उनसे कहा होगा कि पंजाब में से गांधी की फोटो हटा दो? कतई नहीं कहा होगा, तो फिर क्यों कतई हटाई? नहीं कहा होगा। फिर क्यों लेकिन हटाई? आरएसएस और बीजेपी ने जो नैरेटिव मिथोलॉजी का जियोलॉजी से कनेक्शन, यहाँ पे सेतु बना था। एस्ट्रोफिजिक्स का फिलॉसफी खड़ा किया इतने दिनों में, गांधी के प्रति जो लोगों के मन में जो विषाक्त घृणा पैदा की, उसको पॉलिटिक्स में भुना रहे केजरीवाल। उस समय भी खड़े रहना, गांधी से हमारा वैचारिक असहमति हो सकती है, मैं बाबा साहब अंबेडकर को मानने वाला हूं, कई दफे गांधी जी की आलोचना करता हूं, लेकिन गांधी को हम अस्वीकार कर देंगे? गांधी की कोई भूमिका नहीं है आजादी के आंदोलन में, या गांधी राष्ट्रपिता नहीं है, ये कैसे हो सकता? गांधी का जो प्रत्यय है उसको हम कैसे अस्वीकार कर सकते हैं? ठीक है, हमारी असहमतियां हो सकती हैं, जाति के प्रश्न पर बहुत सारी असहमतियां हैं गांधी जी के साथ, लेकिन गांधी के हत्या करने वालों के साथ अगर आप खड़े हो जाएं या उनका प्रतिरोध ना करें तो आप क्या कहेंगे? तो ये लगता है, इसलिए मैंने कहा ना कि उनके साथ खड़े होने का तो वैचारिक जो साथ है केजरीवाल का, वो स्पष्ट दिखता है। लेकिन रविकांत जी, ब्रांडिंग की पॉलिटिक्स आती है, अच्छी खाती उन्हें आती है, और उसका फायदा वो देख रहे हैं। लेकिन नुकसान भी तो हो रहा है। मोदी जी कितने, मोदी जी ने उनका रेल बना दी उनकी, रोज सीबीआई और एक मिनिस्टर जेल में, डिप्टी सीएम और सीबीआई खड़ी हुई है, तो फिर मोदी जी इतने नाराज क्यों उनसे, अगर संघ उनके इतने करीबी है? वो खेल यही है संजय जी, कि इस इलेक्शन को भी मोदी बनाम केजरीवाल कर दिया जाए। जैसे उत्तर प्रदेश का इलेक्शन हम लोग देख रहे थे ना, मैं बराबर इस बात को कह रहा था, बहुत सारे लोग नाराज भी हो रहे थे कि ये इलेक्शन अखिलेश बनाम योगी करके या बीजेपी बनाम सपा करके बीजेपी सीधे तौर पर चुनाव को रणनीतिक तरीके से जीत ले रही है, जबकि इस चुनाव में बीजेपी के पास कुछ भी नहीं था। ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। हारी हुई पार्टी थी बीजेपी, लेकिन केवल उसने चुनाव 1-1 करके जीत लिया, मायावती को गायब कर दिया। यही जो दलित वोट गया बीजेपी में, सपा में वो जा नहीं सकता था। अगर मायावती खड़ी हो जाती तो बीजेपी चुनाव यहां हार चुकी थी। तो ये खेल करना बीजेपी को बहुत अच्छे से आता है, मोदी जी को आता है। तो आपका मानना यह है कि जो मनीष सिसोदिया के सीबीआई के छापे पड़ रहे हैं, जो सत्येंद्र जैन जेल में है, ये सब नाटक है? नहीं, नाटक नहीं, लेकिन वहां करके फायदा, राजनीतिक फायदा होगा ना। ये आरोप तो और भी 50 नेताओं पर हो सकते हैं, लेकिन कब कहां करना है, और अभी गुजरात का भी चुनाव है, तो उसमें कई सारे फैक्टर हैं, वो एक नहीं हो सकता, कई स्तर हैं उस राजनीति के। बिल्कुल ठीक है जी। विवेक जी क्या कह रहे हैं?